जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से वेलकम। और मैं लक्ष्मण सिंह राजपूत फिर से लेकर आया हूं आपका अग्निवीर टेस्ट सेकंड, जो ATS सेकंड है। और जैसा कि आप सभी ने ATS फर्स्ट देखा होगा और इस बेस पे मैंने और भी सीरीज बनाई है। ये सेकंड सीरीज है आपकी मैथमेटिक्स पर। आई होप आपको पिछला जो वीडियो मैंने डाला है ATS 1 का वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने प्रॉपर उसके नोट्स तैयार किए होंगे और प्रैक्टिस की होगी। और आज भी इसी सीरीज में भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने सम्मिलित किए हैं जो आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से वेरी IMP। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मैथमेटिक्स में ये IMP जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से जो तैयार किए हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से है कि 420 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे 420 को आपको इतने छोटे से छोटे संख्या में डिवाइड करना है ताकि उसके जो सबसे जो नीचे, जैसे यहाँ पर दे रखे हैं 4 ऑप्शन, आपको 2, 3, 5, 7 या 5 अंकों में आपको डिवाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब मैं बताऊँ आपको कि 6 के गुणनखंड करना, तो 6 को छोटे से छोटे टुकड़ों में आपको ये फैक्टराइज करना है इसको। तो जैसे 2 और 3 में करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा आपका 6 होगा। तो 2 और 3 क्या होगा 6 के क्या हो गए फैक्टर हो गए, ये 6 के गुणनखंड हो गए, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी पूछा है कि 420 के गुणनखंड क्या होंगे 420 के। तो देखो 420 है, अब आपको यहाँ पर देखना है इसमें कौन कौन सी 42 आ रहा है। वो 42 किसका 6 और 7 का गुणनखंड हो सकता है, 6 गुणा 7। और अगर यहाँ पर बात करें कि मल्टीप्लाई करें 10 का, तो ये 420 आ गए निकल के। अब इनको भी हम बांट सकते हैं 6 को और 10 को। तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 3। और 7 का कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राइम नंबर। 10 को कर सकते हैं 5 × 2, ठीक है। और यहाँ पर 7 है ही सही ऑलरेडी। तो ये फैक्टर हो गया किसका 420 के गुणनखंड हो गए। क्या हो गए 2 × 3 × 7 × 5 × 2। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन में दिख रहा है आपको इस तरह का दिख रहा है क्या 2 × 2 3 और 7 और 5, ये वाला C वाला ऑप्शन। तो आपको गुणनखंड मतलब फैक्टर करना है, उसको छोटे से छोटे फैक्टर में आपको डिवाइड करना है। तो 420 को डिवाइड किया तो आपको पता होना चाहिए कि 42 है, तो 42 यानी 6 के पहाड़े में आता है, तो 6 × 7 642 और गुणा 10 करेंगे तो 420 आ जाएगा। और फिर इसको फिर आपको क्या करना है, जितना आपका टूटता जाएगा उसको उतना तोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर 6 को भी और तोड़ा हमने, फिर 7 नहीं टूट रहा है, फिर 10 को तोड़ा, इस तरह से। अब इनको आगे नहीं तोड़ सकते, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4456 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वेरी IMP क्वेश्चन है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि इसमें 4456 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ूं कि 6 से वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो पहले तो देखते हैं कि 6 से पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या क्या बच रहा है शेषफल, वो देखना है आपको। तो 6 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 42 आएगा। कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, ऊपर से 5 आया, कितनी बार जाएगा 6 का गुणा 4, 6 × 4 = 24, 1 बचा आपका, ऊपर से कितना आएगा आपका 6, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना बचा आपका 4। देखो शेषफल कितना बचा आपका 4। अब यहाँ पर देखो, अगर कौन सा छोटी से छोटी संख्या अगर 4 में जोड़ें कि वो 6 से डिवाइड हो जाए, तो इसके लिए कैसे पता करेंगे। अगर बड़ी संख्या हो तो 6 में से 4, यानी इस 6 में से इस 4 को क्या करना है आपको माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा 2, यानी अगर 2 एक ऐसी संख्या है जो 4 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 से 6 पूरा भाग चला जाएगा। यानी 2 की आवश्यकता है, 2 अंक की आवश्यकता है, सबसे कम मतलब 2 अंक अगर यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो ये पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर पूछा भी यही है कि योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या 2 होगी। अगर 4456 में आप 2 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 4458, और जिसमें 6 का क्या चला जाएगा पूरा का पूरा भाग चला जाएगा।
आप लोगों को आ रहा होगा समझ में ये, है ना, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरह के और भी देखो, ये संख्या ली, और भी ऐसी संख्या लेंगे और उसमें पूछा जाएगा कि भैया इसे भाग दे रहे हैं तो भाग देने के लिए इसे कौन सी छोटी छोटी संख्या दें कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो वो आपको क्या करना है, पहले आपको उस संख्या से भाग देना है और देखना है कि शेषफल कितना बच रहा है। उस हिसाब से शेषफल और जो भाग दे रहे हैं उसका दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, वही डिफरेंस क्या होगा उस संख्या में जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा भाग आपका चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्त 13 हो तो संख्याएं क्या है। ये भी बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो, आपने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप मैंने इसका भी वीडियो डाल रखा है एलसीएम और एचसीएफ का, तो आप वो देख सकते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ देखो, यहाँ पर अगर दो संख्या इस तरह से अनुपात में है A:B, तो अगर इनका बताएं कि इन दोनों का क्या होगा, कॉमन होगा। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन होगा दोनों में। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 15:11 है, तो इसके अंदर भी एचसीएफ छिपा है और इसके अंदर भी एचसीएफ छिपा है। कैसे, क्योंकि तो अब एचसीएफ होगा तभी तो इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है, ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है कि 13 इनका एचसीएफ है। ठीक है, माना कि वो संख्या क्या हो, x मान लो कि एचसीएफ x है, तो 15x × 11x हो जाएगा। तो वो संख्या 15x और 11x है। तो यहाँ पर x हमारा क्या है, एचसीएफ कितना दे रखा है, यहाँ पर 13 ऑलरेडी दे रखा है उन्होंने। तो 15 × 30 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 11 × 13। तो 15 को गुणा कीजिए, 15 × 45, 4 और 15 एकम 15 और 4 19, 195 और इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4 और 1 143। ठीक है, 143 और 195। हाँ, ये वाला डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखे तो एचसीएफ इन दोनों संख्याओं के अंदर रहता है, या अगर इन दोनों का अनुपात ये है तो ये एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी, दोनों का गुणा होके ये 195 और 143 आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, और इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं, आपको सीधे से कैलकुलेशन करना है और आंसर निकाल के लाना है। तो क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में, देखो 7.2 × 7.2 माइनस 5.2 × 5.2 डिवाइडेड बाई 6.2 × 2 और इक्वल में क्या आएगा, आंसर पूछा आपसे। तो सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर एक नज़र देखें इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन लग रहा है हमें A² - B² के जैसा। A² - B² के जैसा कैसा लग रहा है, देखो आपको पता होगा कि A² - B² क्या होता है, A + B और A - B। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखो, ये अगर 7.2 यानी 7.2 का स्क्वायर माइनस 5.2 दो बार है 5.2 का स्क्वायर, यानी A² - B², इसको बोल सकता हूँ मैं, हाँ बोल सकता हूँ, है ना, A² - B² बोल सकता हूँ इसको। क्योंकि मान लो अगर यहाँ 7.2, अगर A की वैल्यू 7.2 है और B की वैल्यू 5.2 है, तो इस तरह का आपका इस तरह की इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब इस तरह से है तो A + B A - B है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7.2 में एक बार प्लस होगा 5.2 और एक बार 7.2 में से माइनस होगा 5.2। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, 7 और 5 12.4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12.4 आएगा, और इन दोनों को घटाएंगे 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2, और 2.2 से जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब इन दोनों को क्या करना है आपको, बटे में कितना है आपका। अब देखो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया हो, ये A² - B² का फार्मूला बन रहा है। A² - B² होता है A + B और A - B, यानी एक बार 7.2 के साथ में 5.2 जुड़ेगा और एक बार घटेगा, तो घटने पर ये आ गया आपका फाइनल यहाँ से यहाँ तक का। आगे करते हैं, आगे देखना इधर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आपका 12.4 × 2
और बटे में है आपका 6.2 इंटू 2। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर। तो देखो 6.2 से कितनी बार जा रहा है, ये 2 बार कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर 2, है ना, क्योंकि 6 दूना 12 और 2 दूना 4, ये 10 से कट रहा है। तो फाइनल आंसर निकल के आ गया आपका यहाँ पर 2। तो आया होगा आपको समझ में। इस तरह के क्वेश्चन दे रखेंगे a² माइनस b², यानी आपको बीजगणितीय सूत्र अगर आपको याद होगा a + b का होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, a³ माइनस b³, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह का पैटर्न भी आपका बन सकता है एग्जाम में। तो इस तरह के आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, फोकस, कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सारे फार्मूले, और फार्मूले के हिसाब से आपको क्वेश्चन दे के पता करना चाहिए कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 संख्याओं का योग 15 एवं अंतर 7 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये संख्या पर आधारित प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर डिफेंस सेक्टर की जितने भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या है, 2 संख्याओं का योग। अब मान लो 2 संख्याएं कौन कौन सी है, मान लो एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। अब दोनों संख्याओं का योग कितना है, योग यानी दोनों का जोड़ कितना है, x + y अगर जोड़ते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 15 आता है, और दोनों संख्याओं को अगर घटाते हैं, अंतर यानी घटाना, तो कितना आता है आपका 7 आता है। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन सोल्व करना आती होगी आपको, आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि। तो इस तरह की इक्वेशन सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पर प्लस का y और माइनस का y आपस में कैंसिल हो जाते हैं। x और x कितना हो जाएगा आपका 2x, और इधर 15 भी प्लस का 7 भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा आपका 22। तो 1 से निकल के आ जाएगा आपका यहाँ से 2 से ये क्या कट जाएगा 11, तो 1 से निकल के आ जाएगा आपका 11। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। x की वैल्यू निकल के आ गई है 11। अब पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। अब x की वैल्यू निकल के आ गई तो y क्या होगा, देखो y क्या होगा, x अगर 11 है तो y कितना होगा, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं, तो ये x की वैल्यू रख देते, तो x उठ के इधर आ जाएगा, x उठ तो 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा y आपका 4, तो ये y की वैल्यू आ गई आपकी और ये x की वैल्यू आ गई आपकी। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल यानी आप दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा। तो दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी x पूछा है क्वेश्चन में कि x इंटू वाई क्या होगा। तो x तो हमारा 11 है और y हमारा 4 है, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 निकल के आता है, यानी 44 निकल के आता है। तो ये हमारा आंसर होगा A। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों में भी आपको ये अगर पूछा जाए कि दोनों संख्याओं का योग ये है, दोनों संख्याओं का अंतर ये है, तो आप इस तरह से सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। और जो बाद में पूछा है गुणनफल या और कुछ अंतर पूछा हो, अगर अंतर पूछा होता तो क्या करते हैं यहाँ पे 15 माइनस 11 कितना आता, 4 आता, सॉरी 11 और 4 दोनों का डिफरेंस पूछ ले, दोनों का डिफरेंस पूछ ले, प्लस पूछ ले या मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी पूछ ले वो, तो आपको ये निकालता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 विषम संख्याओं का औसत क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है इसमें, बेसिक ज्ञान का होना आवश्यक है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो देखो इसमें क्या होता है, 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। किसी भी विषम संख्याओं का औसत, किसी भी विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत स्वयं जितनी संख्याएं दे रखी हूँ, संख्याएं उतनी ही संख्याएं होती हैं। जैसे देखो किसी भी विषम संख्याओं का औसत वही संख्याएं होती हैं। कितनी संख्या यहाँ पे 10 विषम संख्या है, तो 10 विषम संख्याओं का औसत क्या आएगा आपका 10 आएगा। 10 विषम संख्याओं का औसत क्या आएगा 10 ही निकल के आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है किसी विषम संख्याओं का योग करते हैं तो योग क्या होता है n², और संख्या n है यानी n² n है, तो n करते हैं तो n से n कैंसिल हो जाता है यानी n आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जितनी संख्या है उतना उसका औसत है। आगे बढ़ते हैं। ये सभी संख्याओं का योग होता है ना, विषम संख्याओं का योग n²। आगे बढ़ते हैं।
मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 4 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की चौगुनी थी। मेरी वर्तमान आयु क्या है? ये भी एज से रिलेटेड प्रश्न है, मैं पिछली बार भी करवा चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन। तो मेरी, अब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? पुत्र से कंपेयर कर। तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं पहले उसकी हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पुत्र की आयु 1 से है और मेरी आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु 1 से है तो मेरी आयु, मेरे जो पुत्र है मेरे पुत्र की 3 गुनी है। 3 गुनी यानी 3 का गुणा 3x, 3 गुना है इसकी 1 से, तो इसकी 3x हो जाएगी। अगर मेरी 10 साल उम्र है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 30 साल हो जाएगी, है ना। अगर 1 10 होगा तो 10 का गुणा 3 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 4 वर्ष पहले सबसे पहले 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी? 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष पहले तो 4 साल कम हो जाएंगे और पिता की आयु भी 4 साल कम हो जाएगी, यानी मेरी आयु भी 4 साल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आगे देखिए, 4 वर्ष पहले ये आयु हो जाएगी पुत्र की और ये आयु होगी मेरी। बट क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है कि 4 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की चौगुनी थी। मतलब क्या हो जाएगी आपकी? ये रेशियो क्या हो जाएगा? पिता और पुत्र का रेशियो 4:1, पिता 4 गुना बेटे से, या मेरी आयु 4 गुना इससे पुत्र से। तो ये रेशियो हो जाएगा। जब मैंने बताया आपको इस तरह का क्वेश्चन करना है तो ये क्या हो जाएगा? अब इक्वेशन इक्वल हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा हो जाएगा। तिर्यक गुणा हो जाएगा तो किस तरह सोल्व करेंगे हम? x - 4 का गुणा हो जाएगा आपका 4 = 3x - 4 का गुणा हो जाएगा 1 में। अब 1 का तो कोई महत्व नहीं है यहाँ पर अभी, तो 4x - 16 = क्योंकि 4 का गुणा x में करेंगे फिर माइनस, फिर 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, फिर 3x - 4। अब देखो 4x और ये 3x उठ के इधर आ जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 3x उठ के इधर आ जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 4x में 3x जाएगा तो 1x बचेगा। माइनस का 16 उठ के उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, और प्लस का 16 हो जाएगा तो 16 प्लस का और माइनस का 4 तो क्या हो जाएगा? आपस में घट जाएंगे। तो 16 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 12 के उधर 12 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है कि 12। अब यहाँ पर पूछा है मेरी वर्तमान आयु क्या है? मेरी वर्तमान आयु बताना। तो मेरी वर्तमान आयु तो 3x थी और x की वैल्यू निकल के आई है आपकी 12। तो रख दीजिए यहाँ पर x की वैल्यू। जब x की वैल्यू रखते हैं तो 3 × 12 यानी 12 × 36। तो मेरी अभी वर्तमान आयु कितनी है? 36 वर्ष। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, जैसा क्वेश्चन का पैटर्न में दिया है इस तरह से यहाँ तक तो कुछ करना ही नहीं लो आपको। यहाँ तक तो सिर्फ क्वेश्चन में जो दे रखा है वही करा मैंने। इसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर तिर्यक गुणा स्टार्ट होता है। तिर्यक गुणा कर लिया हमने, तिर्यक गुणा करने पर x की वैल्यू निकल के आई। अब x की वैल्यू आप अगर यहाँ रखते हो तो पुत्र की आयु निकल के आती है, यहाँ रखते हो तो मेरी आयु निकल के आती है। अगर 4 साल बाद रखते हो x की वैल्यू तो 4 साल पहले मेरी आयु आ जाएगी, 4 साल पहले मेरी आयु, क्योंकि x का मान निकलने के बाद सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। यानी जो भी वो पूछेगा वो सब निकल के आ जाएगा। यहाँ पर मेरी वर्तमान आयु की जगह पुत्र की वर्तमान आयु पूछते तो वो क्या आती? 12 वर्ष आती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 रुपया का 5 पैसा कितना प्रतिशत है ना? तो 1 रुपया और मान लो 1 रुपया है, उसका अगर 5 पैसा आपने खर्च कर दिया है, तो अगर ऐसा भी पूछा जाए तो आपने कितने प्रतिशत पैसे खर्च किए? तो यहाँ पर बिल्कुल ही सरल है, 1 रुपया। अब 1 रुपये की वैल्यू कितने पैसों के बराबर है? 100 पैसे, है ना। अब 100 पैसे का 5 पैसा कितना प्रतिशत हो सकता है? देखो आपको पता है कि 100 पैसे का 5 और परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5%। सीधा सा, कुछ भी इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इतना भी ये तो सिर्फ समझाने के पर्पज़ से है, या इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सिर्फ अगर यहाँ देखा है कि 100 है, उस 100 का 5 मतलब 100 का 5% ही होगा, क्योंकि प्रतिशत 100 में चलता है। वो 100 का अगर पूछ ले आपको 20 तो 20%, 30 तो 30%, क्योंकि 100 तो 100 ही होता है अपने आप में। तो यहाँ पर इतना पर बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर 100 है तो 100 का 5% लगाते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5%।
एक घड़ी 440 रुपये में बेची गई जिससे 10% का लाभ हुआ, उस घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। मतलब ये व्यक्ति, इसने 440 रुपये में घड़ी बेची है, विक्रय की है, और उसको क्या करा, 10% का उस पर लाभ हुआ, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 10%। अब आपको बताना है कि उसने इसको खरीदी कितने में। तो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। आपको सिर्फ आपको पैटर्न का पता होना चाहिए कि किस तरह से सोल्व होगा। हाँ, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसमें विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, पर इसमें क्रय मूल्य निकालना। तो जब क्रय मूल्य निकालने का हो, यानी कितने में खरीदी बताना है, तो विक्रय मूल्य क्या दे रखा है उसने, यानी उस व्यक्ति ने उसको बेची कितने में, 440 रुपये में उसको बेची, जिस पे उसको लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 10% का। अच्छी बात है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, तो मैं उसको 10% लाभ चाहिए मुझे, तो मैं उसको कितने में बेचूँगा, 100 पे 10% यानी 110। 100 का, तो 100 का 10% 10 होता है, यानी उसको 110 रुपये में मैं क्या करूँगा, बेचूँगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की 110 में बेचेंगे तभी तो 10% का लाभ होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये विक्रय मूल्य कितना हुआ, मतलब ये विक्रय मूल्य है, 110 रुपये विक्रय मूल्य है, और 100 रुपये क्या है आपका क्रय मूल्य है। ये एक एक नियम समझा रहा हूँ मैं आपको, एक एक नियम। तो यहाँ पर 110 रुपये, यानी यहाँ नीचे लिखना आपको जितने में, इसका क्रय मूल्य कितना है, घड़ी का 440 रुपये में इसने बेची है, तो खरीदी कितने में होगी, खरीदी होगी X में। इस तरह से आपको करना है। 100 रुपये में अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो 110 रुपये में बेचते हैं, तो 10% का लाभ होता है। 440 में बेची है और 10% अगर लाभ लेना है उसको, तो यहाँ पर 100 रुपये में उसने खरीदी होगी। देखो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को देखना। अब आपको क्या करना है, 100 के बटे में 100 हो जाएगा, 110 के बटे में 140 हो जाएगा, 440 हो जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 110 के बटे में क्या आ जाएगा आपका 440। ठीक है, आसान है सोल्व करना। अब एक तरफ ले लो, 110 x इज इक्वल टू 100 इंटू 414। अब यहाँ पर x की वैल्यू एक तरफ 100 इंटू 440 और बटे में क्या आ जाएगा 110, इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 440 110 से 4 बार जा रहा है। अब x क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर x क्या निकल के आ जाएगा, 100 का गुणा 4 में होगा तो क्या आ जाएगा आपका 400। तो वो वस्तु कितने में खरीदी उसने, 400 रुपये में खरीदी। डी हमारा उत्तर होगा। तो 400 रुपये में वो खरीदेगा और 440 रुपये में बेचेगा, तो उसको 10% का लाभ होगा। ठीक है, आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है। 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है और वेरी IMP क्वेश्चन है, क्योंकि ये बनना तय है आपका। तो 64 आदमी तो इसके लिए क्या करते हैं, जब ऐसा पूछा जाए कि ये इतने आदमी हैं और इतने दिन में ख़त्म करते हैं, मतलब यहाँ पर आदमी, हाँ, जितने वर्कर हैं और दिन, ये पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 80 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन मेनली सोल्व होते हैं। इसका एक इस तरह से अगर एक फार्मूला भी बनाया जाए तो इस तरह से M1 D1 इजिकल टू M2 D2, इस तरह से एक फार्मूला भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 64 आदमी का कितने दिन में काम करते हैं, 15 दिन में। तो M2 यानी जो दूसरे व्यक्ति यानी 80 व्यक्ति हैं वो इस काम को D2 दिनों में कंप्लीट करेंगे। ये एक इक्वेशन आपको बन जाएगी। अब 64 आदमी 15 दिन में, तो 80 आदमी D2 दिनों में करेंगे। अब हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, D2 की वैल्यू निकालनी। D2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, D2 एक तरफ हो जाएगा, 80 एक तरफ आ जाएगा, तो 64 गुणा 15 इजिकल टू नीचे क्या आ जाएगा आपका 80। ये 80 क्या चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 8 से 8 एकम 8, 8 उड़ी 64, 8 बार गया। फिर किससे जा रहा है ये, 5 से 8 उड़ी 64। ठीक है, हाँ, फिर 5 से जा रहा है, 5 दूना 10 और 5 3 15,
फिर 2 से 2 चौक 8, ये 4 3 12, D2 आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर 3, 4 गुणा 3 हो जाएगा आपका 12। यानी ये 12 दिन में इस काम को 80 आदमी इस काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे। इसको करने का तरीका यही है कि आपको जितने आदमी रखे हैं, जितने आदमी हैं और उनका काम का गुणा करना है, तो एक इनकी पूरी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। और जो आदमी पूछा है यहाँ पर और उनके दिन है, तो उनको इस तरह से रखना है और आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल चालक 3 मिनट में 0.9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, ये चाल और दूरी का क्वेश्चन है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब यहाँ पर आपको पूछा है उन्होंने कि साइकिल चालक 3 मिनट में 0.9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर। अब दूरी होना चाहिए या तो किलोमीटर में और समय होना चाहिए आपका घंटे में, है ना, किलोमीटर और घंटे में, ये आपका सही रेशियो है। या फिर तो दूरी हमारी यहाँ पर किलोमीटर में दे रखी है ऑलरेडी, 0.9 किलोमीटर दे रखा है। अब समय है हमारा यहाँ पर 3 मिनट, तो मिनट को आपको क्या करना है, घंटे में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 3 के बटे में क्या हो जाएगा 60, है ना। मिनट को हॉर्स में चेंज करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, मिनट को मिनट में 60 का, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का 3 मिनट कौन सा भाग होगा, ये घंटे का आपको इस तरह से निकलेगा। तो आगे इसको सोल्व करते हैं। तो 0.9, तो 60 ऊपर चला जाएगा गुणे में, 9 के गुणे में 60 ऊपर चला जाएगा और बटे में नीचे 3 बचेगा। 3 से क्या डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 दूना 6 20, 9 दूना 18, 18.0। ठीक है, क्योंकि यहाँ दशमलव लगी है, 0.9 का गुणा 20 में करोगे तो 18.0 मिलेगा। और ये क्या है आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल क्या होगी, साइकिल की चाल होगी, किलोमीटर प्रति घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलेगी। बट अगर बात करें कि 3 मिनट में कितनी चलती है, 0.9 किलोमीटर। तो ये समझ में आया होगा आपको। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, दूरी बटे समय में आपको रखना है मान, बट समय हमारा कैसा दे रखा है, मिनट में दे रखा है, और हमें यहाँ पर मिनट को क्या करना है, घंटे में कन्वर्ट करना है सीधा सा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर हो तो आयत की चौड़ाई है। अब यहाँ पर आयत का ये है आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब एक आयताकार एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:2। ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तो मैं यहाँ पर मान लूँ कि लंबाई हमारी है, लंबाई ऐसा मान लें कि 3x है और चौड़ाई मान लेते हैं कि यहाँ पर 2x है। ठीक है, अब यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, 150। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। आपको देखो इतना कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से इतना सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं तो आपको अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि भैया लंबाई गुणित चौड़ाई होती है और यहाँ 3x 2x माना है हमने, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपका 150, तो 150 दे रखा है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 3x × 2x जो किसके बराबर है 150, इसके 150 वर्ग मीटर के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6x² = 150, है ना। 3 और 2 का गुणा करते हैं। अब 6 क्या हो जाएगा, 6 से यहाँ पर कर रहा हूँ, तो x² क्या आ जाएगा आपका 150 / 6, है ना। ये 6 इसके नीचे चला जाएगा। और वो पता है ना आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, और लंबाई और चौड़ाई हमने 3x और 2x माना। क्यों माना, क्योंकि 3:2 दे रखा है। तो 3x × 2x बराबर किसके 150, तो 3x 2x का 6x² होता है, और 6 इसके नीचे चला गया। तो ये कितनी बार जाएगा x², कितनी बार जा रहा है ये 2, 6 से जा रहा है क्या, 6 दूना 12, हाँ 6 दूना 12 और 6 बन जाएगी 30। तो x² बराबर क्या आ जाएगा आपका 25, और जब इधर x
स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 25। तो एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, क्योंकि 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5, अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा तो 5 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आ रहा होगा आप लोगों को समझ में कि ये इस तरह के क्वेश्चन भी, क्योंकि ये सब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि इनमें सब में पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, और ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए, वो यही फार्मूले अप्लाई होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा तथा यहाँ पर वो मिस हो गया था, 1 मीटर होगा यहाँ पर, 1 मीटर ऊंचा है, तो इसका आयतन क्या होगा। एक आयताकार डिब्बा, अब आयताकार डिब्बा किस तरह से होगा, इस तरह से आयताकार डिब्बा होगा, ये आयताकार डिब्बा है और इस डिब्बे का 90 सेंटीमीटर लंबा है, 50 सेंटीमीटर मतलब 90 सेंटीमीटर लंबा है, और चौड़ा कितना है आपका, ये चौड़ा है 50 सेंटीमीटर, और लगभग 1 मीटर क्या है, ये ऊंचा है, 1 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि आपको यहाँ पर 2 वैल्यू तो सेंटीमीटर में दे रखी है, 1 वैल्यू दे रखी है आपको मीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं आपको, तो हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आयतन क्या होता है इसका, आयताकार डिब्बे का आयतन, आयताकार डिब्बे का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 90 अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे में क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू चौड़ाई 50/100 इंटू 1 है ना, ये मीटर है, अभी सब मीटर में कन्वर्ट हुए। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 5 45 और 45 के बटे में 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4 और 5 मीटर, है ना। क्योंकि इसका अगर देखें यहाँ पर 2 0 है, ऊपर जाएगी तो दशमलव, 2 संख्या के बाद दशमलव लग गया। अब यहाँ पर 0.45 मीटर आ गया है, वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया है। तो डिब्बे का आयतन इस तरह से ये भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें कोई ज़्यादा आपको कैलकुलेशन भी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इसका फार्मूला ये है, फार्मूले में मान रखना है। और बाकी आपको है कि ये कन्वर्ट आना चाहिए आपको कि हर इकाई कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, और अपना घंटे से मिनट में, मिनट से घंटे में, सेकंड में, सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के व्यास में से प्रत्येक को 100% बढ़ा दिया जाए तो शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अगर इस तरह से देखा होगा तो शंकु इस तरह से दिखता है। तो इसके आधार और व्यास में क्या करना, 100% बढ़ा दिया। तो किसी आधार, ये आधार है यहाँ पर, और ये क्या, इसकी त्रिज्या है r, और ये त्रिज्या यहाँ से लगा कर r, तो पूरा व्यास कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2r, और ये यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी इसकी h, है ना। तो किसी शंकु की ऊंचाई, अब शंकु का क्या है यहाँ पर आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, ये शंकु का आयतन होता है। अब यहाँ पर जो त्रिज्या है, या यहाँ पर बोला है कि व्यास, तो व्यास कितना होता है मैंने बताया अभी 2r होता है। तो 2r का कितना हो गया यहाँ पर 100% बढ़ा देंगे, मतलब 100% बढ़ाना मतलब डबल होना, किसी भी को डबल होना, तो ये 2r का क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा। और किसको बढ़ाया यहाँ पर, ऊंचाई को, तो ऊंचाई h होती है, तो h क्या हो गई आपकी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगी 100%, 100% बढ़ाना मतलब उसका दुगना हो जाना। तो यहाँ पर शंकु का देखते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से, तो नई ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, नई ऊंचाई 2h हो जाएगी, नई ऊंचाई 2h हो जाएगी, और त्रिज्या r कितनी हो जाएगी आपकी, r है 4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। देखो
1/3 पाई इंटू आर कितना हो गया, 2r हो गया। क्यों हो गया 2r? क्योंकि ये 4r हो गया। देखो यहाँ पर ये 4 आ गया, 2r इक्वल टू 4r, क्योंकि 2r तो पहले 2r था, यहाँ से लगा कर यहाँ तक 2r था, अब क्या हो गया 4r हो गया ये। तो 4r हो गया तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। व्यास की क्या होती है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, ये आप लोगों को पता होगा। आधी होती है तो 4r का आधा कितना हो जाएगा आपका 2r। तो त्रिज्या कितनी हो गई यहाँ पर 2r इंटू h कितना हो गया आपका 2h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे सोल्व करेंगे इसको। तो कितना हो गया आपका 2r का स्क्वायर 1/3 पाई 2 दूना 4 r स्क्वायर इंटू 2h। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए कि हमें ये वापस ये फार्मूला निकालना है इसके अंदर से। तो ये फार्मूला निकालते हैं तो जो जो संख्या है, जैसे ये 4 निकाला और ये 2 निकाल लिया, तो यहाँ पर 4 और 2 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8। तो 8 गुना 1/3, बाकी जो बचा सब लिख लीजिए, पाई r स्क्वायर h। देखो ये फार्मूला तो आपका ये वाला निकल के आ गया, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। पर ये क्या हो गया 8 के गुणे में हो गया। तो अब शंकु का जो आयतन है वो कितना गुना हो गया आपका 8 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया 8 गुना बढ़ गया। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें बताया है कि अगर उसकी ऊंचाई और उसकी जो त्रिज्या है, जो उसका जो नीचे का बेस है, व्यास है, उस व्यास को 100% बढ़ा देंगे तो इसका आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन है और आयतन 8 गुना 8 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 8 गुना बढ़ गया। कैसे आया, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू रख दी, क्योंकि r है तो r 2r हो गया, h 2h हो गई, ये h 2h हो गई। जब इन सभी का मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया, पाई r स्क्वायर h आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, इसका आंसर 8 गुना। तो आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा सभी। और इसी तरह से आगे भी इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मोटिव बना रहे आप लोगों से। क्योंकि देखो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की सीरीज़ लाएंगे, क्वेश्चंस और ढूंढेंगे आप लोगों के लिए। और सारे एक्सपर्ट आपके इसी काम में लगे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड, उन पे वही क्वेश्चन बनाएं जो आपको एग्ज़ाम पर। देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर वही पढ़ा जाए जो एग्ज़ाम पर्पज़ से महत्वपूर्ण हो। बाकी हमें और बाकी इतने सारे से कोई मतलब नहीं है, वही पढ़ना है जो हमें नौकरी दिलाए। ठीक है, हमारा पर्पज़ क्या है कि आर्मी का जॉब निकालना। तो मेरा भी यही, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ही फोकस रहेगा कि आपको वही पढ़ाया जाए कि जो एग्ज़ाम पर्पज़ से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।